दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए सेट सीरीज नंबर 5 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सीरीज नंबर 5 का पार्ट 2 मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कुल 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 30 प्रश्न में 15 मैथ और 15 रीजनिंग का होगा। बाकी के 90 क्वेश्चन आपकी जीएस से आएंगे। ठीक है, तो उन 90 क्वेश्चन का मैं 2 पार्ट लेकर चल रहा हूं। 45 क्वेश्चन का 2 सीरीज में आपको देता हूं, जिसमें डेली शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक की क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा यूपीपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है, तो पूरी तरह से एनालिसिस करके इस टेस्ट पेपर को तैयार किया गया है और परीक्षा के 10 दिन पहले इस चीज को शुरू किया जा रहा है, जिसमें आज हम 5वां सीरीज कवर करने वाले हैं। अभी भी 5 सीरीज मैं आपको और भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आपकी पढ़ाई और भी अच्छे से हो पाए और आपकी जो तैयारी है, अगर कहीं कोई भी कमी है तो वो कमी दूर हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी और भी कितनी बेहतर हो पाई है। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी है। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि एक बार आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, मैंने अपना 2 से 2.5 साल का समय दिया। आप जरा कल्पना करो, अगर नितिन सर 10 दिन में बीओ की परीक्षा में इतना पढ़ा सकते हैं, तो अगर बीओ का एक बैच बनाए होते तो उस बैच में बीओ को टारगेट करके कितना पढ़ाते। ठीक है, आप सिर्फ कल्पना करो और ये चीज एक तरफ रखो। दूसरी तरफ ये सोचो कि अगर मैंने यहां पर एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन को बनाने में 2 से 2.5 साल का समय लिया है, इसका मतलब है इस एप्लीकेशन में कितने मटेरियल होंगे। एक बार आप कल्पना करो, सोचो। आप जाओगे तो आपको दिखेगा भी कि हाँ, यहां पे अथाह मटेरियल है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहां डिटेल दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। तो पेन इधर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये टेराकोटा क्या होता है? ये हल का जो टेराकोटा दे रहा है, टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, जिसमें हल का टेराकोटा भी मिला है और छोटे मोटे रथ जैसा डिजाइन भी मिला है। कई सारे खिलौने टाइप की चीजें हैं। ठीक है, अभी एक प्रश्न और भी आएगा आपकी परीक्षा में, इस बार पूछा जाएगा, आप देखना। गोरखपुर को दिया गया है टेराकोटा को वहां का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग जानते हैं ना, तो टेराकोटा का जीआई टैग जो है वो किसे मिला है? वो गोरखपुर को मिला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी अगर बीओ में नहीं आएगा तो किसी और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, बनावली जगह है दोस्तों हरियाणा के पास में, वहां से टेराकोटा के बने हुए मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो कभी कभी परीक्षा में मिट्टी के खिलौने बोलता है, कभी कभी हल्का टेराकोटा बोलता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए जो कालीबंगा दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा दोस्तों घग्घर नदी के तट पर है, राजस्थान में पड़ता है। यहां से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और शिवलिंग का भी प्रमाण मिला है कि शिव की पूजा भी हुआ करती थी उस समय में। ठीक है, लोथल जो है दोस्तों यहां से भोगवा नदी के तट पर है, लोथल गुजरात में पड़ता है, जहां से बंदरगाह पत्तन का प्रमाण मिला है। इसके अलावा रंगाई कुंड, यज्ञ कुंड आदि के भी प्रमाण मिले। उसी तरह से धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा के बारे में भी आप सभी वाकिफ होंगे। यहां पर एक अलग ही ढंग का जो है मिला है, किला मिला है। ठीक है, किला आप नहीं कह सकते, बाउंड्री वॉल मिला है। ठीक है, एक ऊंचा नगर, एक निचला नगर है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मिली हुई हैं धौलावीरा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? बताओ जल्दी से, सोच समझ के बताओ, दिल्ली पर शासन किसका था? अब देखिए, दिल्ली पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया है, लेकिन यहां पर एक समय दे रहा 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी की बात करें दोस्तों, तो याद रखेगा उस पर किसका शासन था? तोमर वंश था। कौन सा था? तोमर वंश का शासन चल रहा था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, इस तोमर वंश के बाद भी और कौन से आए? फिर उसके बाद जान लीजिए गौरी का आक्रमण हुआ है। ठीक है, और जब गौरी की मृत्यु हो गई 1206 में, तो यहीं पर गुलाम वंश की स्थापना हुआ। किसका हुआ? गुलाम वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चलता रहा। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आ गया दोस्तों? उसके बाद आ गया खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश चला, खिलजी वंश चला, तुगलक वंश चला, सैयद वंश चला, लोदी वंश चला। ये 5 वंश चले हैं और इस 5 वंश के बाद आखिरी में जब आपका लोदी वंश चला, तो 1526 में यहां पर जो है इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था, उसको हरा करके बाबर गद्दी संभाला और फिर जाकर के मुगल शासकों की कहानी शुरू होती है। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी पूछ रहा है, तो आप याद रखेगा तोमर वंश के शासकों का राज था। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली की स्थापना भी की थी। हालांकि दिल्ली
दिल्ली की स्थापना की बात आती है तो तोमरों का नाम आता है, और भी किताबों में और भी नाम दिया गया। जैसे आप एकदम पुराने समय में देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा, दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ नगर। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ नगर, जो कि पांडवों के समय में इस नगर की स्थापना हुई थी, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। करा आपको सूची का मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना, देश नहीं, स्पेशली आपसे वो जो है महाद्वीप पूछ रहा है, आपको बताना है कौन सी महाद्वीप में या कौन से देश में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। आप तैयार हैं? चलिए आगे देखिए। लिख रहा है दोस्तों, पहला दे रहा है लानोज, दूसरा दे रहा है स्टेपी, तीसरा दे रहा है प्रेरीज, चौथा दे रहा है वेल्ड। आप सभी को पढ़ाया गया। सबसे आसान है प्रेरी घास का मैदान, ये अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर गेहूं की खेती बड़ी जोरदार होती है। ठीक है, तो ये हो गया। स्टेपी के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि यूरोप और एशिया को टेप लगा के बांध दिया गया, तो स्टेपी से टेप याद रखेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेल्ड के बारे में बताया था, वेल्डिंग, और नीचे बताया था अफ्रीका में है, तो याद रखेगा ये अफ्रीका हो जाएगा। लानोज जो घास का मैदान है, लानोज, कंपोज, ठीक है, ये सब कहां आता है? तो याद है, कंपोज नहीं कंपास। ठीक है, ये सभी आता है दक्षिण अमेरिका में, तो उसको भी याद रखेगा। मैंने यहां पर मिलान कर दिया है, अब आगे आपको यहां पर कूट ध्यान देना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर तैयारी किए होंगे तो बेशक आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यही सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आगे हम जो है, अभी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आरओ यारो की परीक्षा जो है अगले महीने होने वाली, तो सर उसका भी सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसका भी इस तरह का सीरीज मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। बाकी इस समय जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई, तो उसके लिए प्लानिंग चल रहा है, और 15 अगस्त को दोस्तों हम लोग अनाउंस करेंगे। तो 15 अगस्त इस बार आपके लिए कुछ खास होगा, उस दिन हम अनाउंस करेंगे कि हम आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों, कृष्णदेव राय जी ने किस नगर की स्थापना किया था? राजा कृष्णदेव राय का नाम सुना है? देखिए इनके नाम से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे पहला पूछता है कि राजा कृष्णदेव राय कहां के शासक थे? ठीक है, पहला प्रश्न पूछता है। तो याद रखें दोस्तों, कर्नाटक के पास में आपने सुना होगा हरिहर और बुक्का नामक शासक ने, किसने? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया था? यहां पर एक नगर की स्थापना किया था जिसका नाम था विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर की स्थापना किया था। ठीक है, इसी विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय जी थे। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय के बारे में उल्लेख कहां मिलता है? तो बाबर ने जो अपनी तुजु के बाबरी तैयार किया है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कृष्णदेव राय से एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता, अष्ट दिग्गज किसके यहां रहते थे? मैंने क्या पूछा आपसे? अष्ट दिग्गज। ठीक है, अष्ट दिग्गज किसके यहां रहते थे? तो क्या बताएंगे? राजा कृष्णदेव राय जी के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। एक और प्रश्न आता, अष्ट प्रधान कहां होते थे? देखिए आप मामला समझिए, गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कहां क्या पूछा जाता है। ठीक है, अष्ट दिग्गज पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां पर अष्ट प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों जब नवरत्नों की बात आती है तो नवरत्न भी दो जगह हुआ करते थे। एक तो आपने सुना होगा नवरत्नों के बारे में, अकबर के यहां पर, अकबर के राज दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और एक नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य के यहां। ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के शासक थे, उनके यहां भी नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? तो राजा कृष्णदेव राय ने 1000 खंबा महल बनवाया। ठीक है, और नागलापुर जो है नगर की जो है स्थापना भी किया। नागलापुर जगह का नाम था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरा टारगेट ये होता है कि मैं मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आपको बता दूं। ठीक है, उनसे आपको रूबरू करा दूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, मुझे क्या जरूरत है यार इसमें इतना सारा बताने का। ठीक है, और वैसे भी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तबीयत डाउन क्यों है मैं उसके बारे में बता दूं आपको। आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए। जो पिछले दिन का वीडियो था, मुझे लगता है संडे की वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। आज भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं आज आपको बता दूं कि मैं बड़ा कमजोर फील कर रहा हूं। निवेदन है वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, वरना मन टूटने में देर नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस
किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो दोस्तों विंध्य क्षेत्र में एक जगह है जहां से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए उस जगह का नाम है लेखैया। क्या नाम है? लेखैया नाम है। तो लेखैया से सबसे ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लेखैया जगह का नाम है। आगे देखिए हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? हाइड्रोफाइट दोस्तों, हाइड्रो कहीं वर्ड आ जा रहा है तो याद रखेगा वहां जल का संबंध है, ठीक है, पहली बात याद रखिए। तो बहुत सारे ऐसे भी पौधे इसमें विकसित किए जा रहे हैं जो बिना मिट्टी के हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जल में उनको उगाया जाता है, तो ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट नाम दिया जाता है। तो आप यहां कह सकते हैं कि एक जलीय पौधा है जिसे हाइड्रोफाइट नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिए भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। कैसे हैं? पतझड़। आपको पता है कि साल में एक बार सभी वृक्ष अपने पत्तियों को गिरा देते हैं और वो समय होता है वसंत ऋतु, जब नई पत्तियों का आगमन होता है पौधों में, ठीक है। तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा? पर्वतीय गलत है, सदाबहार गलत है, मानसूनी गलत है। यहां पर उष्ण पतझड़ वन आप कह सकते हैं क्योंकि वन के बारे में पूछ रहा है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी में केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। अगर संपूर्ण साहित्य के बराबर है तो भारत क्यों आ गए थे? और भारत आ ही गए थे तो भारतीय ग्रंथों का अनुवाद क्यों किया? ठीक है, हमने कहा थोड़े था अंग्रेजों से, ठीक है। तो ऐसा कथन रहा लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले का नाम जब भी आता है तो आपके मन में अंग्रेजी शिक्षा का जो है पुरजोर समर्थन इसने किया है, उसके विकास के लिए इसने योगदान दिया है। जब ये लॉर्ड मैकाले था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखें लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और एक तरफ जो है अगर भारतीयों में याद किया जाए तो राजा राम मोहन राय जी का शासन था, ठीक है। हालांकि बहुत जल्द उनकी जो है डेथ भी हो गई थी, तो याद रखेगा, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहां पर आप याद रखिए वही मैकाले जो है उसने ही यहां पर इस मजा वाली बात को बोला था, ठीक है, भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में कि भारत का जो पूरा साहित्य है ना ये हमारे लाइब्रेरी का एक खाना है, ठीक है, ऐसा उसने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? मैकाले ने कहा था। तो ये प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर देने की बात की गई? हंटर कमीशन। अब देखिए जो लोग पढ़े होंगे डिटेल से, मैंने आपको पूरा विषय पढ़ा दिया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप तैयारी सच में कैसा करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप सच में अपने प्रति ईमानदार होंगे, तो आगे से स्टडी 91 चैनल से जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहूंगा स्टडी 91 पर हर एक विषय को डिटेल में पढ़ाया गया है। मतलब इतना डिटेल में जहां से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यानी पीसीएस लेवल तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आईएएस लेवल का मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ना आते हैं, वहां पर टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और वहां पर सूझबूझ जब आपकी अच्छी होगी, मजबूत होगी, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीजें होती है। इस वजह से मैं यहां पे कह सकता हूं कि यूपीएससी भी कवर कर रहा हूं और पीएससी तक की सारे एग्जाम के लिए चीजें कवर किया गया है। आप आइए पढ़िए और जो डिटेल से सब्जेक्ट पढ़ाए गए आप देखिए। अगर आपने अपने जीवन में कहीं कोचिंग किया है, एक बार आप कंपेयर करिए कि नितिन सर ने स्टडी 91 पर क्या दिया और अभी तक हमने क्या पढ़ा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी हुई है, ठीक है। यहां देखिए जो पूछ रहा है हंटर कमीशन, आपको डिटेल्स इस कमीशन के बारे में बताया हूं दोस्तों। और यह कमीशन बनाया गया था प्राथमिक शिक्षा में सुधार को लेकर के। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा में सुधार को लेकर के। आपने लॉर्ड रिपन का भी नाम सुना होगा। उसी लॉर्ड रिपन की बात करें दोस्तों जिसने इल्बर्ट बिल विवाद को समाप्त कराया था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका वो आया था, क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो था वो 1878 में जो आया था, ठीक है, उसको भी समाप्त किया था 1880 में लॉर्ड रिपन में, ठीक है। उसी रिपन की बात कर रहा हूं। इन्होंने 1880 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं और उसके बाद शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन, एक आयोग बनता है जिसे भारतीय शिक्षा आयोग का नाम दिया गया। और इसीलिए जो है सर विलियम हंटर आते हैं और अध्यक्षता करते हैं और वहीं पर ये रिपोर्ट अपनी बना के देते हैं। तो इसको याद रखेगा। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से मैंने रिपीट किया। तो मुझे लगता है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग धीरे धीरे कठिन सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपका 5वां सीरीज है, 5 सीरीज अभी और बचा हुआ है। वहां पर मैं धीरे धीरे और भी स्टैंडर्ड हाई करूंगा ताकि लास्ट तक जाते जाते तक में जो सबसे कठिन प्रश्न है उन पर भी आपकी चर्चा हो पाए, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखेगा। 1786 में आए थे और 17
1793 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें नहीं होता था, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और काम किया था, अस्थाई बंदोबस्ती लाया था, तो उसको भी आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती किसने लाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। एक और प्रश्न पूछता है महालवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? तो याद रखेगा हाल्ट मैकेंजी ने लाया था, उसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि भारत में संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था किया गया है। तो अनुसूचित जनजातियों, कल मैंने दोस्तों पढ़ाया था आंग्ल भारतीयों के लिए, ठीक है, तो 330 था। ठीक है, तो यहां पर अनुसूचित जाति है तो याद रखेगा 331 है। ठीक है, और बाकी 266 यहां पे जो दे रहा दोस्तों, 266 किसके लिए है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, जो भारत की संचित निधि है उसके बारे में बताया गया इसमें। और जो 300 दे रहा है, 300 क में संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एससी एसटी वाला पूछा ना, ये 330 है और 331 में आंग्ल भाषा वाला थे। ठीक है, मैंने बताया था तरीका आपको याद करने का कि वैसे आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा में होती है और राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आप याद रखेगा 1 2। ठीक है, लास्ट में आप 1 पकड़िएगा और 1 के आगे 2 लगाएगा, क्योंकि अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति हो सकती है अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसा होता है, और भी लोकसभा में होता है 2 लोग, बाकी 12 लोग राज्यसभा में होते हैं, तो उसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, और यहां पर एससी एसटी पूछ रहा तो उसको 330 याद रखेगा। आगे देखते हैं, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। दोस्तों वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल और हरे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। वर्णांता एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, याद रखेगा अनुवांशिक रोग है। अगर किसी के परिवार में कोई वर्णांता का शिकार है तो जाहिर सी बात है उसके परिवार में यह रोग आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को वर्णांता होता है उसको, अच्छा वर्णांता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी वो रंगों की पहचान ठीक ढंग से नहीं कर पाता और ऐसे में वो लाल को हरा समझ बैठता है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछ रहा है, आपका सही उत्तर हो जाएगा हरा। ठीक है, इसके अलावा जो रतौंधी रोग है दोस्तों, वो विटामिन ए की कमी से होता है और उसमें क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आप जाकर के आंख वाला वीडियो देखिए, वहां पर इसी इंटरेक्टिव बोर्ड पे इतने बेहतरीन तरीके से आंख वाला चैप्टर पढ़ाया हूं कि शायद ही आपको कहीं पर उस तरह से चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? देखिए मैं कई दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह के कई शब्द आपको दे चुका कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, बायोडायवर्सिटी का किसने किया। ठीक है, और जो है डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये सब परीक्षा में आते हैं। आज आपसे पूछ रहा है बायोडायवर्सिटी, तो याद रखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिए वाल्टर जी रोशन ने। किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने किया था। किसका? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग। 2-3 शब्द और याद रखिए यहां पे जो दिया जा रहा है दोस्तों, अगर कभी पूछे इकोलॉजी, इकोलॉजी जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने यूज किया? तो याद रखेगा अर्नेस्ट ने यूज किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका यूज एजी टांसले ने किया था और गहन पारिस्थितिकी का यूज किसने किया था? तो अर्नीज नेस ने किया था। ये 3 पढ़ाया था, आज चौथा पढ़ा रहा हूं। अगर आपने 4 पढ़ लिया, मैं बार बार कहता हूं आप गलती कहां करते हो, अगर आपकी गलती कोई आपको बता दे उसके बाद भी अगर आपने गलती किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहां पर याद रखिए डीप इकोलॉजी, इसी को डीप इकोलॉजी कहा जाता है, गहन पारिस्थितिकी को ही क्या कहा जाता है? डीप इकोलॉजी कहा जाता है। अर्नीज नेस याद रखेगा, अर्नीज नेस याद रखेगा, इन्होंने डीप इकोलॉजी का क्या किया है? शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। और केवल इकोलॉजी पूछे तो उत्तर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा, हैकल, इकोलॉजी हैकल। ठीक है, इकोलॉजी हैकल याद रखेगा। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र पूछ दिया, तंत्र माने सिस्टम। ठीक है, तो याद रखेगा एजी टांसले उत्तर हो जाएगा। और बायोडायवर्सिटी पूछ दिया तो वाल्टर जी रोशन उत्तर हो जाएगा। ये 4 ही आपसे घुमा फिरा के पूछता है, 5वां कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम। अभी इसके पहले दोस्तों जैव विविधता को लेकर के मैंने बताया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया था कि 22 मई को। उसी हिसाब से मैंने बताया था 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तीनों बताया था ना, तीनों इंपॉर्टेंट है। और आज आपसे पूछ रहा हूं कि जैव विविधता जो ये अधिनियम आया ये कब आया? तो दोस्तों ये अधिनियम आया 2002 में। कब
आया है? जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में, दिसंबर 2002 में आया है। तो परीक्षा में अक्टूबर 2002, जुलाई 2002 ऐसा भी ऑप्शन देता तो आप तैयार रहिएगा लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। देखिए मैं अपने हिसाब से एकदम बेहतरीन तरीके से पेपर बनाया हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि जो पेपर होने वाला उसमें मैक्सिमम चीजें हमारी सेट सीरीज से आई ही आए, ठीक है। तो अपने हिसाब से हम लोगों ने अच्छा किया है। पता है कि यूपीएससी क्या करना चाहता है, उसका पूरा ट्रेंड हम लोगों ने फॉलो किया और फॉलो करके तब ये सारी चीजें बना के आपको दी गई, ठीक है। आगे भी जिस एग्जाम को हम लोग कवर किया जाएगा वहां पर ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ही आपको जो है चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा इसके बारे में। चलो, टैगा वन की विशेषता है। देखिए मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को दो तरह के वनों का नाम एक जैसा लगता है, वो समझ नहीं पाते टैगा क्या होता है, टुंड्रा क्या होता है। जिन लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पूरा देखा होगा उन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा प्राकृतिक वनस्पतियां। 4-5 लेक्चर लिया था मैंने प्राकृतिक वनस्पति में। एक एक वृक्ष का इमेज मैंने आपको दिखाया, एक एक वृक्ष के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है। क्या महोगनी होता है, क्या चीड़ होता है, क्या ताड़ होता है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ाया। आज यहां मुद्दा आया है, ठीक है, और आगे आता रहेगा। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनका तैयार होगा, उनको बड़ा मजा आएगा। तो याद रखेगा टैगा और टुंड्रा दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से हमसे पूछ रहा है टैगा, तो टैगा वन की विशेषता होती है कि ठंडे वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो वहां आप कह सकते हो कि सम शीतोष्ण प्रदेश जो होते हैं वहां पर टैगा वाले वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वाले में क्या होता है, वो पहाड़ी वाले में पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा वन होता है वहां बर्फबारी वाले में भी इसमें पाए जाते हैं टुंड्रा, ठीक है। तो वहां टुंड्रा वाले पाए जाते हैं, ठीक है। कोड़धारी वन जो पूछता है दोस्तों, कोड़धारी संक्वाधारी वन जहां होते हैं वो आपने देखा होगा कि आप जब कभी किसी पहाड़ी एरिया में घूमने जाएंगे तो वहां संक्वाधारी वन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कम से कम जो है थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। लगभग 1500-1500 मीटर के आसपास है, तो ऐसा कुछ रेंज है उसका, ठीक है। आगे देखिए, मीटर नहीं फीट, ठीक है। आगे देखिए, विश्वतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विश्वतीय वर्षा वन मतलब जो विषुवत रेखा के आसपास वर्षा वन है, यानी वो सदाबहार वन है। कैसे वन है? वही तो सदाबहार वर्षा वन है, तो उनको आप सदाबहार भी नाम दे सकते हैं, या सदाबहार न देकर के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। काले वन पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं बताइए? ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए सोच समझ के। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाया जाता है? तो याद रखिए जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में पाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा, ठीक है। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का ही रहने वाला था हिटलर, याद रखेगा, ठीक है। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा सबसे कम जैव भार वाला बायोम है? कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता रखता है? तो टुंड्रा दे रहा है, टैगा दे रहा है, रूम सागरी बायोम और रूस होगा यहां पे, और स्टेपी घास बायोम, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे कम जो बायोम माने होना कहां पर? वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत कम होंगे दोस्तों। जहां पर केवल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर वही आपका मिल जाए, बर्फ मिल जाए, तो ऐसे जगह पे वनस्पतियां कैसे होंगी आप बताओ? यानी कोई ऐसा स्थान होगा, तो ऐसे स्थान अभी मैंने आपसे चर्चा किया टुंड्रा, तो टुंड्रा बायोम में ज्यादातर जो है बर्फ पाई जाती है, इसलिए वहां पर वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता, तो सबसे कम जैव विविधता वहां पर पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टुंड्रा। आपको जरूरी नहीं कि प्रश्न बनते कैसे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और हर एक तरह के प्रश्न आप कर भी पाओगे। आगे देखो, महोगनी, रोजवुड, आबनुस, क्यों डर क्यों रहे हो? पढ़े नहीं तो डर क्यों रहे हो भाई, ठीक है। गलती तो आपकी है ना। आओ आप ऑनलाइन जुड़ो हमारे साथ, ठीक है, और चीजों को पढ़ो, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। हर एक विषय पढ़ाया गया है। मैं आपसे देखिए लोगों की तरह मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप आओ और जाकर के हमारे पेड कोर्स को खरीद लो, वहां पे मैंने पढ़ाया, मैंने ये नहीं कहा। सब कुछ फ्री में पढ़ाया गया है, कोई पेड क्लास नहीं है, कोई भी पेड क्लास नहीं है, आप सभी के लिए फ्री में मटेरियल है। और पता है एक बात तो है, मुझे बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन करते हो, खुद भी कहते हैं कि सर आपका मटेरियल पता है लोग वैल्यू इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपने फ्री करके रखा है। अगर इसी के लिए आपने चार्ज रख दिया होता ना, तो फिर लोग पसंद भी करते हैं, लोग तारीफ भी करते हैं और लोग खरीदते भी। मैं सोचता हूं जान दो यार, क्या पैसा रख दूं, ठीक है। अभी मेरा देखिए पैसे की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना
कि मैं जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहता, इच्छा नहीं है, क्योंकि पता है धन बड़ी खराब चीज होती है। धन का लालच जिस व्यक्ति को लग जाता है ना, फिर वो व्यक्ति ना तो समाज में कुछ अच्छा कर पाता है, ना अपने परिवार में अच्छा कर पाता है, ना देश में अच्छा कर पाता है। जिन्होंने भी धन का लालच किया, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा हो, क्या किए, देश छोड़कर भाग गए हैं, आज उनको भगौड़ा कहा जाता है, ठीक है, बेइज्जती किया जाता है उनका, हर एक आदमी गाली देता है, ठीक है। फिर ऐसे धन का क्या लालच, ऐसे धन का क्या करेंगे हम लेके, बताओ। तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि नहीं, मेरा काम चलता है, हमको पैसे की जरूरत होगी, हम कुछ एक नया सेटअप ला देंगे, कुछ नया तरीका ला देंगे, लेकिन नहीं, जब तक मेरा काम चल रहा है चलने दो काम, ठीक है। तो उस तरह की मानसिकता हमारी है। तो यहां पर देखेंगे कि चीजों को दिया गया फ्री में, आप जाइए पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी, अभी भी आप जाइए पढ़ लीजिए पूरी। एक बार ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया ना, फिर हर एक तरह के क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के हल करोगे। आप सोचते हो ना नितिन सर को कैसे याद रहता है, नितिन सर को कैसे आता है? नितिन सर कहीं नकल मारने नहीं जाते, इतनी ज्यादा बातें नकल मार के कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। पता है एक आध दो टीचर आते कभी मेरे यहाँ स्टूडियो पे तो बोलते हैं, सर आप कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं लगा के रखे हैं जहां मतलब लिख उख के रखते हैं? मैंने कहा लिखना क्या है, क्या लिखना है बताओ, लिखना उसमें क्या लिखना है उसमें बताओ, और कितना लिखोगे ये बताओ, कितना लिखोगे ये बता दो। और अगर एक आदमी लिखने पे उतर आएगा, क्या लिखेगा और उसमें क्या पढ़ेगा वो बताओ, कैसे पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल यार, ये सब बेकार के। जिस टीचर को लिखना पड़ जाए वो टीचर नहीं है, वो अध्यापक नहीं, फिर तो ये बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो बेवकूफ बना रहा है, और अपनी आदत है कि हर चीज को डीप में जाके पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जा रहा है और चीजें अब याद होने लगी हैं, तो फिर मजा भी आने लगा है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तब। ये कठिन बिल्कुल नहीं है, आप बिलीव करो मेरे साथ महीने 2 महीने केवल आप लगो, जो लोग लगे होंगे उनके अंदर बदलाव आया भी होगा, ठीक है। तो आप पढ़ो। यहां पर देखिए, देख रहा महोगनी, रोजवुड, आबनूस, आबनूस कर लीजिएगा, यहां पर आउनस नहीं है, आबनूस है। किस बायोम के वृक्ष हैं? तो याद रखें दोस्तों, इस तरह के वृक्ष कहां मिलते हैं? अब बताइए, यहां पर विश्वती वन दे रहा है, यहां पर भूमध्य सागरीय वन दे रहा है, तो सागर के पास हमें नहीं जाना, हमें कहां रहना? हमें रहना है विषुवत रेखा के पास में, जो 0 डिग्री लाइन है उसके पास में, ठीक है। तो वैसे देखिए नाम एक जैसा, एक होता है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखी वन नहीं, यहां भूमध्य सागरीय दे रहा है, यानी भूमध्य सागर की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। आगे देखिए, नीम में तीखापन किस पदार्थ के कारण होता है? नीम की पत्ती में तीखापन होता है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है, मैं धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा आपको, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। लेकिन इतना भी अपग्रेड नहीं करूंगा कि आपके बीओ की सीरीज से बाहर चला जाऊं, ठीक है। इतना भी अपग्रेड मैं आपको करने वाला नहीं हूं। तो जल्दी से बताइए, नीम में तीखापन किसके कारण होता है? तो यहां पर देखिए 3-4 ऑप्शन दे रहा है, पहले आप समझते चलो। अगर आपके सामने कभी आ रहा है एमाइलेडीन, ठीक है, आपने एमाइलेसिन का नाम सुना होगा, एमाइलेडीन का नाम जल्दी नहीं सुना होगा, आज सुन रहे हैं। ये मेरे सामने भी नया प्रश्न आया था, तो मुझे भी लगा है भाई क्या है इसके बारे में। जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि एमाइडेलिन जो है ये बादाम में जो कड़वाहट होती उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो याद रखिए, ये बादाम में पाया जाता है एमाइलेडीन, ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। अरे यार, मैं कहीं से सीख पढ़ के थोड़े आया हूं, ठीक है, मैं भी आपकी तरह किताबें पढ़ता हूं, मैं भी आपकी तरह चीजों को ढूंढता हूं, सीखता हूं, पढ़ता हूं। तो अभी ये रिसेंट में हम चीजों को याद किए हैं, ठीक है, पता चला है। बाकी तीनों का पता था, ठीक है। बाकी अगर टैनिन एसिड की बात करें तो आपको पता होगा चाय में पाया जाता है टैनिन एसिड, ठीक है, और ये बड़ा खतरनाक भी होता है, ठीक है। दूसरा है पॉलीफिनॉल, ठीक है। पॉलीफिनॉल दोस्तों ये एक पदार्थ होता है और शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है आइटम, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और अगर नीम की बात करें तो नीम में जो कड़वाहट होती है वो किसके वजह से होती है? तो एजाडिरेक्टिन की वजह से होती है, एजाडिरेक्टिन। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? तो वजह यह है आजकल नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, इन सब चीजों का सेवन खूब किया जा रहा है, ठीक है। गिलोय वगैरह हो गया, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना से लड़ने की एक ही दवा है, वो क्या है कि आप अपने अंदर के एंटीबॉडी को मजबूत किए रहो, अपने अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत किए रहो, और वो मजबूत होगा काढ़ा से, ठीक है। तो हो सकता है दिमाग में आ जाए किसी टीचर के कि इस तरह के प्रश्न दे दिए जाए तो आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेनाइट किस चट्टान का रूप है? ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। एक चीज और याद रखिए, दो तरह के नाम एक ही जैसे मिलते जुलते तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक होता है ग्रेनाइट, ठीक है, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां पर होता है? तो दोस्तों याद रखिए, पेंसिल में होता है ना जो ब्लैक वाला पॉइंट, वो होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो याद रखिए, उसको फाइट करना पड़ता है किससे? अरे बार बार आप लगाते हो, क्या करते हो, उसको छील देते हो, तो ये क्या होता है, उसको फाइट करना पड़ता है, तो ग्रेफाइट याद रखेगा। ऐसे अगर याद करेंगे तो हो सकता है आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, कभी आप भूलेंगे
नहीं। वहीं अगर हम ग्रेनाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो ग्रेनाइट किस तरह के चट्टान से निर्माण होता है? इसका आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण किया जाता है। किया नहीं जाता, होता है। आग्नेय चट्टानें कैसे होती हैं? आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें हैं जो पृथ्वी के जन्म के समय हुई थी। मतलब शुरुआत में आपको पता होगा कि पृथ्वी पर खूब सारे ज्वालामुखी फटे थे, तो ज्वालामुखी के बाद जो लावा आया था, जो मैग्मा बाहर आया था, लावा नहीं, जो मैग्मा बाहर आया था, उसके ठंडा होने के फलस्वरूप इस तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता, तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसको? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले हम लोगों ने स्पैम बॉक्स पढ़ा था, वो भी ईमेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम गौतम बुद्ध जी के नाम पर रखा गया था, सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। ठीक है, और सबसे जो बढ़िया सुपर कंप्यूटर वो परम नाम का है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से खैरा रोग होता है? खैरा रोग, खैरा रोग दोस्तों ये आपने पौधों में सुना होगा खैरा रोग के बारे में। ये जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जस्ता या जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मैसूर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है अगर परीक्षा में आएगा तो 99% लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इन जनरल हम लोग नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर? मैसूर में है, याद रखेगा। और वाराणसी में दोस्तों सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यह भी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चावल का जो क्षेत्रीय कार्यशाला बना है वो भी आपके बनारस में बना है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रीक और आर्मेक लिपि की बात आती है? ठीक है, वैसे अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों के संबंध में 3-4 लिपि का नाम हम लोग सुनते हैं। एक सुनते हैं ब्राह्मी, ठीक है, एक सुनते हैं खरोष्ठी, ठीक है, आप सुनते जाइए खाली, एक सुनते हैं हम लोग ग्रीक, ठीक है, और एक सुनते हैं आर्मेइक। ठीक है, आर्मेइक। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, इतना सुनते हैं। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम धीरे धीरे बढ़ते जाए पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो वहां पर खरोष्ठी लिपि के अभिलेख भी मिले हैं। अगर हम अफगानिस्तान से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ अफगानिस्तान के भी जगह, तो वहां हमें ग्रीक और आर्मेइक लिपि के भी जो है अभिलेख प्राप्त हुए। तो यहां जो पूछ रहा है ग्रीक और आर्मेइक लिपि, तो याद रखिए दोस्तों अफगानिस्तान में एक जगह पड़ता है शाह-ए-कुना। कौन सा जगह है? शाह-ए-कुना। वहां से एक अभिलेख मिला अशोक का, जिसमें याद रखिएगा ग्रीक और आर्मेइक दोनों भाषाएं इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, ये लिपि लिखी गई, भाषा नहीं है ये लिपि है। लिपि मतलब लिखने का तरीका। आज हम जिस लिपि में हिंदी लिखते हैं उस लिपि का नाम क्या है? उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है? देवनागरी। हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी शहबाजगढ़ी और मानसहरा में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें अशोक के नामों का उल्लेख भी मिलता है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, शाह-ए-कुना के अलावा एक बात याद रखिएगा। देखिए लिख रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख चापर चावर नामक विद्वान ने खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और आर्मेइक लिपि में लिखा है। ठीक है, और ये तो आप जान ही रहे हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा आपको देना चाहिए। हाँ, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख पाली और ब्राह्मणी यानी वही है ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, और भारत में ज्यादातर जो है वो ब्राह्मी भाषा वाले ही प्राप्त हुए हैं। करा बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहां पर है? ये हैदराबाद में बना हुआ दोस्तों गोल गुंबज। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है। गोल गुंबज गोलकुंडा, ठीक है, सॉरी गोलकुंडा भी नहीं, बीजापुर। ठीक है, बड़ा स्किप करता है, माइंड में इतनी बातें घुस गई है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे कि कितनी चीजें दिमाग में एक साथ चलती रहती। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत सबके बारे में अपने आप दिमाग में छप रहा है, पेज बन रहा है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों बहमनी सुल्तानों का शासन चलता था। यहां पर याद रखेंगे बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण हुआ है। जो मैं हैदराबाद का नाम लिया वो वहां पर 4 मीनार बना हुआ है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है, याद रखेगा वहां 4 मीनार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आगे देखिए बाकी गोलकुंडा में गोलकुंडा की खान है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, डायमंड हार्बर और
साल्ट लेक सिटी कहां पर है? तो डायमंड हार्बर कलकत्ता में, आप सभी को पता होगा, बड़ा फेमस जगह है, ठीक है, ये कलकत्ता में है, ठीक है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी। करा देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो किया गया तो 20 रुपया किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो निकाला गया तो 20 रुपया निकाला गया था। और प्रति व्यक्ति आय तभी पता चलेगा जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए, ठीक है। और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी जी के ऊपर कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न यही बनता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, या इंग्लिश में लिखा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, यह भी प्रश्न सही है। दादा भाई नौरोजी जी पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पहली बार, 1893 में दूसरी बार किए थे और 1906 में तीसरी बार किए थे, यानी 3 बार ये कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्षता कर चुके हैं। इतने सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? ड्रेन वेल थ्योरी किसने दिया था? तो वो भी किसने दिया था? याद रखेगा, वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्या था ड्रेन वेल थ्योरी? तो ड्रेन वेल थ्योरी यानी धन निष्कासन सिद्धांत में नौरोजी जी ने यही बताया कि कैसे अंग्रेज जो हैं वो भारत के धन को लेकर के कहां चले जाते हैं? अपने देश में लेकर चले जाते हैं और भारत कंगाल होते चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह की पॉलिसीज बताया था किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको, यहां समंक लिखिएगा, समंक मतलब आंकड़ा होता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, नेशनल इनकम से संबंधित जितने भी डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो देता है CSSO, ठीक है, जिसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, CSO बोलते हैं, CSO बोलते हैं। अभी मैंने गलती से शायद बोल दिया CSSO, ये नहीं होगा, इसको बोलते हैं CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा एक NSSO होता है, ये अलग होता है, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अलग होता है, ठीक है। यहां पर जो डेटा देता है ये CSO के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा कि लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्यों बचाता है भाई? ये जो पेंट लगाते हैं क्यों बचाता है? तो लिख रहा है लोहे का रासायनिक क्रिया करता है, नहीं, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, गलत है। लोहे की रासायनिक अपक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, गलत है। ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। देखिए, जब कभी लोहा जो है वो ऑक्सीजन और जल, नमी माने होता है जल, नमी माने क्या होता है? जल, ठीक है। जब कभी जल या नमी के संपर्क में आता है तो उस पर क्या लगता है? जंग लगता है, जिसे हम लोग मूर्छा बोलते हैं, जंग लगता है। अगर उस चीज को पेंट कर दिया गया तो कहीं ना कहीं बचाव हो पाता है, जिसकी वजह से लोहा थोड़े लंबे समय तक चलता है, ठीक है। और अगर इसमें क्रोमियम मिला दिया जाए तो ये बदल जाएगा किसमें? स्टील में थोड़ा, ठीक है, तो इसमें फिर जंग नहीं लगेगा। धावन सोडा का नाम क्या है? धोवन सोडा का नाम क्या होता है दोस्तों? तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। धोवन सोडा एक खाने वाला सोडा होता है, एक धावन सोडा होता है। धावन सोडा की बात करें तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। सोडियम धावन जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 होता है, जबकि जो खाने वाला सोडा होता है उसमें H लगा होता है और 2 नहीं होता, तो NaHCO3 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर के पाठांक में अगर अचानक गिरावट आ जाए, जो बैरोमीटर होता है ये क्या करता है? ये वायुदाब को मापता है। वायुदाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर है, ठीक है। तो अगर उसमें अचानक गिरावट आती है इसका मतलब तूफान आ गया है। क्या आ गया? तूफान आ गया है। तो याद रखें, तूफान का संकेत देता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो अलग अलग समुदाय के बीच जो संक्रांति का क्षेत्र होता है उसको इकोटोन के नाम से जानते हैं। ये भी आपको इन्वायरमेंट में डिटेल के साथ पढ़ाया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंट विषय दोस्तों उसमें लगभग 50% क्लासेस में आपका कंप्लीट करा दिया हूं, 50% बचा हुआ तो जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर इकोटोन, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के प्रश्न है जो आपको लोगों से अलग बनाता है। लोग जिन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, अगर आप उन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तभी आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर जा पाएंगे। अगर आप भी सामान्य प्रश्न हल करते हैं और लोग भी सामान्य वाला हल करते हैं, फिर आप में और लोगों में अंतर किस बात
बात का है? क्या अंतर है बताओ ना, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना होगा, इकोटोन हो जाएगा। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट दोस्तों ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको पढ़ाया गया फिजिक्स में, जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक चीज और कहना चाहूंगा, आज मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं और ज्यादा मैं यहां पर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज रीजन ये है कि आज पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका क्लास रुके, इस वजह से मैंने सोचा कि चीजें तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दर्द अपनी जगह है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा दर्द हो जाएगा, चलेगा, ठीक है, उसके बाद आराम कर लिया जाएगा। लेकिन मेरी वजह से अगर आपकी क्लासेस रुकेंगी तो कहीं ना कहीं पूरा मॉड्यूल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको आराम से आपको आराम से बताता, ठीक है, कि क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का। ये आसान है, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब संवेग का सिद्धांत क्या होता है? कई लोग सोच सकते हैं कि लगता है सर को कठिन क्वेश्चन है इसलिए सर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है कि रॉकेट के पीछे जो प्रोडक्ट लगा होता है वो जब बाहर निकलता है तो उसी से रॉकेट को क्या मिलती है? गति मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आसान है। मैंने ही आपको फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि चीजें हमें याद नहीं है, ठीक है। बस कुछ चीजों की वजह से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मन भी नहीं लगता यार, ठीक है। दर्द हो रहा है लेकिन मन कर रहा है कि नहीं और ज्यादा पढ़ाऊं, ठीक है। क्योंकि जो किसी की आदत में होता है, जेहन में होता है, वो आदमी करता ही करता है, ठीक है। चलो आप देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है? तो जनजाति आयोग जो बना है, आयोग किससे बना ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेगा 338 क, ठीक है। वैसे 338 ए परीक्षा में देता है, क वर्ड नहीं लिखता, ए लिखता है, तो 338 आप याद रखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2004 में यह अलग डिपार्टमेंट के रूप में बना था, फरवरी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? यह भी काफी आसान है, मैंने आपको पढ़ाया है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। ये दो ऐसे अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? समानता का अधिकार तो नहीं है, जीवन का अधिकार माना जाता है इसको, ठीक है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 आते हैं, उनको जो है आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपसे अगर आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता ही छीन ली जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। और जिस आपातकाल की बात कर रहे हैं, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 356 जिसमें संवैधानिक तंत्रों के विफल होने पर आपातकाल लगाए जाने की बात की गई है, और अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आप याद रखेगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगा है, इस बार हो रहा था कि लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं, चीजें बैलेंस हो गई, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24, ठीक है। तो याद रखिए 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसे कल कारखाने या कहीं भी होटल वगैरह में काम पे न लगाया जाए। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो फिर उसके ऊपर जुर्माना भी होगा और जेल की सजा भी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में लोक सेवकों के बारे में बताया गया है, और नहीं 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, वो 16 में था, और 19 में वाक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और 23 में 20-21 तो आप जान ही रहे हैं, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। 23 में बालाश्रम और मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना स्वीकार किया था? तो दोस्तों ये केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला था, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल का जो मामला है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हूं, आप जाकर के पॉलिटी का वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज करंट अफेयर का क्वेश्चन यहां पे शामिल नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल वजहों से, इस वजह से आज की सीरीज में 7-8 क्वेश्चन मैं डालता हूं। ऐसे करंट अफेयर का शायद 8 या 9 क्वेश्चन आज के लिए था, वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया क्योंकि इस पीपीटी में सेव नहीं था, ठीक है। अगर मैं उसको बनाता और इसके बाद सेव करता तो शायद आपको टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाता, इस वजह से यहां पर नहीं दे पाया हूं। बाकी जो एग्जाम सेट है वहां पर चीजें ऐड है, वहां जाकर
जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह से दोस्तों अपना लाड प्यार बनाए रखिए। देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। जिंदगी में जो भी इंसान, केवल नितिन गुप्ता नहीं, जिंदगी में जो इंसान अच्छा कार्य कर रहा हो, आप हमेशा थोड़ा सा अपने जीवन का थोड़ा समय निकाल करके उसको दीजिए। उससे क्या होगा कि उसको प्रोत्साहन मिलेगा और वो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो आप हमारा जो है यूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, और यूज करना कोई गलत काम नहीं, मैं टीचर हूं, अगर आप हमें जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये समय इंपॉर्टेंट है, समय चला गया तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, सब जगह पर अथाह मटेरियल दिया गया है। आप अपनी पूरी तैयारी करिए। और भी अगर आपको एडिशनल कुछ हमसे चाहिए तो आप कमेंट किया करिए। मैं लोगों के कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूं, लेकिन कमेंट रीड जरूर करता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, चीजों को देखा जाएगा और काम भी किया जाएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।